हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेओजियर हैं या फिर लेओसियर हैं। और देखिए फिर पहला चैप्टर हमारा क्या है? पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल, हिंदी में कहते हैं द्रव्य। ठीक है, तो फिर इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर बांटते हैं तो क्या है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। ठीक है। रसायन के आधार पर तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन: धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कार्बनिक, अकार्बनिक, मिश्रण समांग और विषमांग। तो चलिए फिर हम देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। एक मिनट, देखिए ठोस किसे कहते हैं? आकार व आयतन निश्चित होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। द्रव, जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसको हम क्या कहते हैं? द्रव। गैस, आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। और हमारा पांचवा क्या है? बोस, आइंस्टीन। तो चलिए ठोस को समझ लेते हैं, जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसे मेज, लोहा, कुर्सी इत्यादि। द्रव, जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि अगर देखिए हम उसको पानी है तो उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा, कटोरी में रखेंगे तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लेगा। अब गैस, आयतन व आकार दोनों अनिश्चित। इसको छोटे बर्तन में रखेंगे तो उतनी दूर में रहेगा, बड़े बर्तन में रख देंगे तो पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमारा ठोस, द्रव, गैस के बारे में क्वेश्चन दे देता है कि किसमें कैसा ऊर्जा होता है। ठीक है, जैसे गतिज ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। विसरण मतलब फैलने की प्रकृति सबसे ज़्यादा गैस में होगी, फिर द्रव में, फिर ठोस में। अंतरा अणुक आकर्षण बल मतलब दो अणुओं के बीच आकर्षण तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, इसके अणु पास पास होंगे, फिर द्रव में उससे थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस में एकदम दूर दूर होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अंतरा अणुक आकर्षण किस में होता है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। इसको आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, स्थान दोनों में, स्थान देखिए, स्थान इन दोनों के बीच में देखिए ज़्यादा है गैस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्थान गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। प्रसार मतलब फैलने की क्षमता सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। घनत्व सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। चलिए हम अपना फिर अगला टॉपिक देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। देखिए तत्व एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व किसे कहते हैं? जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसको तत्व कहते हैं। ये क्या होता है? धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। धातु में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक हैं। अधातु इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उपधातु इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, अतः यह क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो धातु क्या है? लोहा, कॉपर धातु है। अधातु गैस और कार्बन। उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें क्या होता है? थोड़ा थोड़ा मात्रा में धारा प्रवाहित होता है, इसको अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, यौगिक तत्वों का निश्चित अनुपात है। यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए उसको हम यौगिक कहते हैं। और एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व। ठीक है, तो यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो: कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है अकार्बनिक। जैसे CH4 CO2 देखिए कार्बन पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? कार्बनिक। और H2O या फिर 2O3 H2SO4 इसमें नहीं पाया जाता तो क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। ठीक है, अब देखिए मिश्रण, पदार्थ को हम किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण होगा, और निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो यौगिक होगा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो: समांग और विषमांग। जैसे नमक, चीनी और पानी का घोल अगर हम मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समांगी। विषमांगी क्या हो जाएगा? नमक चीनी को हम पानी में ना घोले वैसे ही रख दें तो क्या हो जाएगा? विषमांग। बालू पानी को मिला दे तो क्या हो जाएगा? विषमांग मिश्रण। ठीक है, फिर अगला हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना। चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए परमाणु संरचना में पहला क्या? पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हमारे एग्जाम में कोटेशन दे देगा, पूछ लेगा किसने कहा, तो जॉन डाल्टन ने क्या परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने यह भी कहा कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता। फिर इन्होंने कहा वर्तमान में परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन में तोड़ दिया गया है। देखिए इन्होंने कहा तो था कि तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु इनका यह नियम क्या हो गया? गलत हो गया। वर्तमान में क्या परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन में तोड़ दिया गया। देखिए अस्थायी मूलकण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अस्थायी मूलकण कहते हैं। अस्थायी मूलकण पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। चलिए फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। एक मिनट में सेट कर दूं। देखिए परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर परमाणु मॉडल जे थॉमसन
ने क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, किसी सिद्धांत पे दिया था, तरबूज के सिद्धांत पे दिया था। इन्होंने कहा तरबूज का जो लाल भाग होता है वह प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उसका बीज होता है। ठीक है, यह वास्तविकता से भिन्न था। इनका भी यह मॉडल गलत हो गया। रदरफोर्ड मॉडल, इन्होंने क्या किया, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल कराया। इन्होंने रेडियम से क्या किया, अल्फा किरण को निकाला था तथा सोने की पतली परत पर इन्होंने प्रहार कराया। अल्फा किरण जो थी, सारी अल्फा किरण क्या करी, चादर को पार कर गई। तो परमाणु, इनका क्या कंक्लूजन निकला कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आए मैक्सवेल, इन्होंने क्या दिया, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया, मैक्सवेल ने। इन्होंने कहा जब कोई कण चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इन्होंने परमाणु मॉडल को क्या बताया, अस्थायी बताया। फिर हमारा आता है बोरबरी मॉडल, एक मिनट, फिर आता है बोरबरी मॉडल। इस मॉडल को मान्यता भी प्राप्त है, वर्तमान में हमारा यही यूज हो रहा है। नील्स बोर ने दिया था इसको और इन्होंने कहा परमाणु के केंद्र में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। फिर देखिए हमारा पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तथा द्रव्यमान क्या होता है, तो चलिए सब देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg, ये क्या होता है, निगेटिव होता है प्रोटॉन का। गोल्डस्टेन ने 1.675 × 10⁻27 kg, ये पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1.6748 × 10⁻27, इसका द्रव्यमान होता है kg, नो चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए आप लोग को इसमें कंफ्यूजन होगा, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, कहीं कहीं रदरफोर्ड दिया, तो देखिए रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया था, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब देखिए भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किस में होता है, न्यूट्रॉन में, फिर प्रोटॉन में, फिर इलेक्ट्रॉन में। भार भी न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, देखिए हमारे एग्जाम में आवेश पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 और फिर प्रोटॉन का क्या होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारा आवेश क्लियर हो गया। चलिए फिर हम देखते हैं आगे। देखिए क्या है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की, पाउली ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट होता है उसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, एंडरसन ने। मेसॉन की यूकोबा ने। बोसॉन की सत्येंद्रनाथ बोस ने। फिर देखिए हमारे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार इत्यादि में जो रिलेशन पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे एक दो चीज इसमें से दे देगा, एक चीज का पूछ लेता है। तो देखिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक क्या होते हैं, देख लीजिए। देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक समान इलेक्ट्रॉनिक, पर परमाणु भार समान होता है, समभारिक भार समान होता है तो समभारिक। स्थान, परमाणु क्रमांक मतलब कौन कहाँ स्थित है उससे देखेंगे तो समस्थानिक। चलिए इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 12 मैग्नीशियम +2 चार्ज है इस पे, तो +2 चार्ज का मतलब ये 2 त्याग रहा है तो कितना बचेगा 10, 12 में से 2 गया 10 बचेगा। 13 में से ये 3 त्याग रहा है तो कितना बचेगा 10। और 8 ऑक्सीजन, ये 2 ग्रहण कर रहा है क्योंकि ये ले रहा है, कोई लेता है तो निगेटिव उसमें ऋणात्मक चार्ज होता है ना, तो ये क्या होगा 2 ले रहा है तो इसके पास 10 हो जाएगा, तो 10 10 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक। परमाणु भार समान, देखिए इसमें कार्बन 14 है, इसमें नाइट्रोजन 14 है, जबकि परमाणु क्रमांक 6 और 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु भार इसमें केवल समान है तो ये समभारिक। समस्थान देखिए 1s1 1s2 1s3, देखिए सबका क्या है परमाणु क्रमांक समान है, अतः यह क्या हो गया समस्थानिक हो गया। तो हमारे एग्जाम में देखिए ये समस्थानिक देकर पूछ लेता है कि किसका यूज किस लिए होता है, तो कार्बन 14 का यूज किसके, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम 235 का यूज चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार के लिए। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आयोडीन 131 का घेगा तथा रक्त कैंसर में, और उसके बाद Fe61 का उपयोग एनीमिया रोग में। सोडियम 23 का योग तंत्रिका में सूचना भेजने के लिए। ठीक है, फिर देखिए हमारी कक्षा कितनी होती हैं, KLMN ऐसे ही बढ़ते ये चला जाता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, 2n² से, n की जगह पर हम 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे, हमको कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलती जाएगी। n बराबर पहली कक्षा, 2 बराबर दूसरी कक्षा, 3 बराबर तीसरी कक्षा, ऐसे रखते चले जाएंगे, हमको उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलते चला जाएगा। उपकक्षा S P D F 4 होता है, जिसमें क्या S में 2 रहते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सब किस रूल पे बटे होते हैं, अबाउ रूल पे। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए एक चीज और पूछ लेता है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, बस इतना याद आप लोग याद रखिए। क्वांटम संख्या 4, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, n बराबर 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों की कक्षा, मतलब किस कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा
पर कौन सी कक्षा है, यह मुख्य क्वांटम संख्या होता है दिगंशी, यल बराबर -n2 यल बराबर n-1 होता है, चुंबकीय m बराबर -l2 प्लस या चक्रण मतलब क्या होता है कि कौन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका चक्रण होता है, ठीक है। हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक रिक्त कक्षक खाली है, अर्थात मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके भरने का क्रिया क्या, पहले 1 2 3 पहले सब में भर लेंगे, उसके बाद क्या उसका हम पेयर स्टार्ट करते हैं, समझ में। जैसे देखिए हमारे पास 4 था तो पहले 1 2 3 सब में एक एक हम दे आए, उसके बाद हम एक एक उसका पेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर हमारा अगला क्या है, अम्ल। अम्ल क्या, देखिए अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। पीएच मान को कौन दिया था, सोरेनसन ने दिया था 1909 में। अब देखिए ये हमारा पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, 7 बीच में होता है। तो देखिए 7 से अगर हम इधर आएंगे तो हमको अम्ल मिलेगा, इधर जाएंगे तो खट्टा। जितना जितना हम 0 की तरफ आते हैं उतना हमारा अम्ल उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना जितना हम 14 की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा खट्टा होगा। तो पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल का, यह खट्टा होता है, यह हाइड्रोजन गैस निकालता है। विद्युत के क्या होते हैं, अम्ल सुचालक होते हैं। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, और क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। ब्रॉस्टन लॉरी, ये क्या, ब्रॉस्टन लॉरी ने कहा कि अम्ल प्रोटॉन देते हैं, लुईस ने कहा कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, HCl H2SO4 HNO3, ये सब क्या होते हैं हमारे प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल क्या हैं, जो हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं, तो ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ये CH3COH HCOH ये सब क्या होते हैं, हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। देखिए हमारे एग्जाम में पूछ लेता है अम्ल और उसके स्रोत। तो एस्टिक अम्ल का स्रोत क्या है, सिरका, सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल, कच्चे फल में मैलिक अम्ल, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। कपड़े में से रंग का धब्बा हटाने के लिए भी क्या किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अम्लराज, तो ये किस अनुपात में मिला होता है, इसका अनुपात आप लोग इसको याद रखिए। HCl अनुपात HNO3 दो चीज़ से मिलकर बना होता है, 3 अनुपात 1 में। HCl 3 होता है, HNO3 1 होता है। इसको ऐसे याद करिए, ये 3 इधर चला आता है, HCl देखिए इस पर कोई वो नीचे नहीं है, तो 3 इधर और 1 इधर, तो HNO3 और HCl कितना, HCl का इधर आएगा तो 3 अनुपात 1 के अनुपात, मतलब अगर 3 HCl ले लेंगे तो HNO3 हम 1 लेंगे, ठीक है। इसको एक और रेजिया भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, भस्म। ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और हमारा क्या कर रहा था, अम्ल क्या कर रहा था, नीला को क्या कर रहा था, लाल कर रहा था, या लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसमें OH आयन उपस्थित होता है, OH नेगेटिव OH आयन उपस्थित होता है, जैसे NaOH KOH MgOH का होल ट्वाइस। मिथाइल ऑरेंज को ये पीला कर देता है, वो मिथाइल ऑरेंज को क्या कर रहा था, लाल कर रहा था, ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा। अब फिनेप्थिलीन को क्या कर देता है, ये गुलाबी कर देता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला देखते हैं। क्षारकों का उपयोग देखिए बहुत ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, कपड़ा व कागज बनाने में, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस का घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला है क्या होता है खाने का सोडा का, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का होल ट्वाइस CO3 NaHCO3, इसका क्या होता है, पेट का अम्ल दूर करने में इसका यूज किया जाता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, कपड़ा धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम में हमारे ऐसे दे देगा, धावन सोडे का फार्मूला बताइए, तो Na2CO3 × 10H2O। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अपमार्जक के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 वाष्प बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। उसके बाद क्या है, पदार्थ का देखिए पीएच मान किसका कितना होता है। रक्त का 7.4 होता है, लार का 6.5 होता है, दूध का 6.3, मूत्र का 6, सिरका का 2.2, समुद्री जल का 8.4। अम्लीय वर्षा का 5.6 पीएच से कम होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से
कम होता है। और पीएच देखिए, पीएच का मतलब होता है 10 पे घाते के रूप में व्यक्त करना। पीएच बराबर log 1 एच पे घात एच पॉजिटिव, तो इसको हम जब इसके रूप में चेंज करेंगे तो पीएच बराबर माइनस log एच प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे है, 1 बिलियन में अगर एच प्लस आयन की सांद्रता 10 पे घाते -4 है तो पीएच बराबर हम इसका लिख देंगे माइनस log, और एच की जगह पे हम 10 पे घाते -4 करेंगे, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो ये आगे चला आएगा -4 log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 उसकी जगह पर रखेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 बराबर 4। तो इसका क्या होगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम इसी फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए आप लोग। जल की कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जल कठोर होता है। हरा कसीर कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला FeSO4 × 7H2O, इसको क्या कहा जाता है, रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। हरा कसीर कॉपर सल्फेट FeSO4, नीला थोथा क्या कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, उजला थोथा जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड, चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड। पुराने तैल चित्रों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पराक्साइड का। झूठा सोना किसको कहा जाता है, आयस पायराइट्स को कहा जाता है, Fe2 को। ऐसे Fe2 को क्या कहा जाता है, झूठा सोना कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर किसको, फोटोक्रोमेटिक कांच इसको भी कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर को इसका यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। AgCl हॉर्न सिल्वर, AgCl झूठा सोना, FeS2 सफ़ेद सोना प्लेटिनम। एक मिनट, सफ़ेद सोना प्लेटिनम। अब एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना, हॉर्न सिल्वर AgCl को, झूठा सोना FeS2 को, पुराने तैल चित्रों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पराक्साइड का, चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए फिर आगे। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, इसको लिख लीजिए आप लोग, ऑस्मियम, में हो तो गया ऑस्मियम। रेडियम किसका आयस है, पिच ब्लेंड का। भारी जल का फार्मूला D2O होता है, इसको खोज किसने किया था, यूरे ने इसकी खोज किया था। गैंग, ये अयस्क में मिली, जो भी अयस्क हमारे पास है उसमें मिली अशुद्धि को क्या हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। फ्लस्क, गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को हम गैंग कहते हैं। अगर हम गैंग प्लस फ्लस्क को मिला दे तो हमारा ये क्या कहलाता है, धातु मल कहलाता है, ठीक है। गैंग किसको कहते हैं, अयस्क में मिली अशुद्धि। फ्लस्क, गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ, दोनों को मिला दे गैंग और फ्लस्क को तो धातु मल, ठीक है। प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मेथेन 80% होता है। LPG गैस में ब्यूटेन प्लस प्रोटेन का मिश्रण होता है। CNG मीथेन होता है, ठीक है। गैस की देखिए, किस गैस की गंध सड़े अंडे जैसे होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। कैसे होता है गैस की गंध, सड़े अंडे जैसे। अमोनियम बनाने का प्रोसेस क्या है, हैबर विधि है। हास गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। विट्रियोल तेल क्या है, H2SO4 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O। और जिप्सम, एक मिनट, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O रहेगा तो जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा CaSO4 × 1/2H2O। विट्रियोल तेल H2SO4। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनिया बनाने का प्रोसेस हाइबर विधि, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इस बैकलाइट मेलामाइन, इसको अगर हम दोबारा गर्म करके दोबारा अगर इसको प्राप्त करना चाहें तो ये इतना टाइट हो जाता है कि दोबारा इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल, टेफ्लॉन, इसको पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक में क्या आ जाएगा, बैकलाइट मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन, नायलॉन, पानी विलाइल, टेफ्लॉन, ये पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रमुख अयस्क हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्यूमिनियम क्या होते हैं, बॉक्साइट, डायस्पर, कोरंडम, क्रायोलाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सॉरी यहाँ तक बस आएगा, मैं ज़्यादा बता दी। बॉक्साइट का देखिए एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, डायोस्पर, कोरंडम, क्रायोलाइट, इसका एक फार्मूला Al2O3 × 2H2O बॉक्साइट। बस आप इतना पहले याद करिए, बॉक्साइट, डायोस्पर, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सब हमारे एल्यूमिनियम के होते हैं। जिंक के जिंक ब्लेड ZnS, जिंकाइट ZnO, ये जिंक के होते हैं। पारा का सिनेबार होता है। कापर का कापर पायराइट, कापर ग्लास, क्यूपराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट, कापर ग्लास, कापराइट, ये कापर के होते हैं। लोहा के मैग्नाइट, हेमाटाइट, सिनेराइट, ठीक है। देखिए सिनेराइट किसका होता है, लोहा का, और सिनेबार किसका होता है, पारा का।
और आयरन पायराइट या फिर S2, ये सब किसके हो गए? लोहा के। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में हमारे पूछ लेता है बहुत बार। मिश्र धातु कौन किससे मिलकर बना होता है? देखिए क्या है? पीतल अवयव किसका है? पीतल Cu + Zn, Cu + Zn कॉपर प्लस जिंक से। इसको ऐसे याद करिए, पीताजी। तो देखिए पी से पीतल, ता से किससे? तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है 70 और 30 के अनुपात में। स्टील लोहा और कार्बन से। आप लोग को पता है स्टील किससे बनता है? लोहा में 1% अगर हम कार्बन मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा? स्टील। जर्मन सिल्वर Cu Zn और निकिल, Cu Zn निकिल। कांसा को Cu + Sn, Cu + Sn से क्या बनता है? कांसा। ठीक है, बस अभी यही लास्ट है हमारा। देखिए थोड़ा आवर्त सारणी के बारे में देख लीजिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि 8 तत्वों बाद समान लक्षण होता है। जब ये इन्होंने यह बताया तो कितने तत्व थे उसी टाइम? 56 तत्व थे। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दी। आवर्त सारणी के इन्होंने किस चीज़ में बताया? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया आवर्त सारणी के तत्व जो होते हैं परमाणु भार। देखिए इसको याद रखिए, मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर दिया था और मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। तो आवर्त अगर ऐसे केवल पूछ ले आवर्त सारणी के जनक कौन है तो मेंडलीव होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हुए तो मोसले होंगे। इतना समझ में आ गया? आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी के मोसले। ठीक है, हैलोजन तत्व 17वां वर्ग जो होता है हैलोजन गैस कहलाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और शून्य समूह इसी को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इसको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें कहा जाता है। ठीक है, क्या है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान ये शून्य समूह है और हैलोजन समूह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, अब देखिए कोयला के बारे में हमारा बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सा कोयला। देखिए कोयला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट, पीट। तो ए देखिए पहले ए आता है तो एंथ्रासाइट, ये सबसे शुद्ध कोयला होता है। फिर बिटुमिनस बी, फिर लिग्नाइट एल, फिर पीट। देखिए जो हमारा एंथ्रासाइट होता है इसमें कार्बन कितना % होता है? 90% होता है। यह कहाँ पाया जाता है? चीन में। फिर बिटुमिनस ये इसमें 85% कोयला होता है। ये कहाँ पाया जाता है? भारत में। भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, ये एक चीन में सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट ये 75% इसमें कार्बन होता है। पीट में केवल 50% कार्बन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोयला, इसको याद करने का तरीका हमारे एग्जाम में पूछ लेता है सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस। तो पहले ए आता है तो एंथ्रासाइट, तो ये सबसे शुद्ध है, इसमें 90% होता है। उसके बाद बिटुमिनस, फिर उसके बाद यल आता है तो लिग्नाइट, उसके बाद आता है तो लिग्नाइट। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा देता है ये देखिए परमाणु के आकार के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है कि परमाणु का आकार ये जो हमारा आवर्त सारणी होता है इसमें कैसे। तो देखिए अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है? कैसे बढ़ता घटता है? आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारा कैसे बढ़ता है? ठीक है, अब देखिए परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। कहाँ? अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों क्या होगी? घटेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या होगा? परमाणु का अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार हमारा बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। ठीक है, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों क्या होगी? घट जाएगी। अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर जाएं तो हमारा क्या होगा? यही दोनों जो हम इसमें जो बढ़ रहा था ऊपर से नीचे परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता, ये दोनों क्या होगा? घट जाएगा। बाकी का आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना समझ में आप लोग को आ गया? क्या परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, बाकी सब घटेगा। इधर हम जाएंगे तो परमाणु का आकार, अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, इधर से इधर हम जा रहे हैं तो क्या? विद्युत धनात्मकता हमारा घटेगा, ये भी घटेगा और सभी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, अवर्ग कितने हैं? 9 होते हैं। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। अपचयन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री। तो चलिए फिर आप लोग इसको तैयार करिए और अगर इसका PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर, थैंक यू, बाय।